चलिए प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। अभी क्लास तो मैंने शुरू कर दी थी, लेकिन किसी कारणवश क्लास आपकी बंद हो गई थी। 8 से 10 मिनट की क्लास। तो चलिए शुरुआत से एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी हम लोग नवपाषाण काल को शुरू कर रहे थे, आपके सामने न्यूलिथिक पीरियड को शुरू कर रहे थे। इससे पहले हमने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, काफी डिटेल में पढ़ा दिया है। अभी हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया कि शब्दों, जैसे आपको पता चल रहा है कि नव यानी नया, पाषाण यानी पत्थर। तो हमने बताया कि इस समय पर पत्थर के नए उपकरण बने जिन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, और जिससे क्या होता था, जिससे उनकी चमक बनी रहती थी। जिससे उनकी क्या होती थी, तो जिससे उनकी चमक और धार क्या हो जाती थी, अधिक तेज हो जाती थी। इस समय के पत्थरों को लेके, पाषाण को लेके हमने कहा इस समय मानव स्थायी जीवन की ओर बढ़ा, क्योंकि कृषि तथा पशुपालन स्थायी रूप से होने लगा। इस समय पर क्या हुई, प्रक्रिया क्या होगी भैया, कंप्लीट हो गई। इसी समय पर क्या हो गया, इसी समय पर प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसी समय पर क्या हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। किस समय पर आते आते, नवपाषाण काल में आते थे। हमने आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य, जब पर्यावरणीय बदलाव हुआ, जब पर्यावरण बदला हुआ तो कुछ प्राकृतिक अनाज, गेहूं, जौ खुद ही उगने लगे। और जब प्राकृतिक अनाज उगने लगे तो अनाज पक करके तैयार हो रहा है, उसका बीज गिर रहा है, वापस से वही बीज अंकुरित हो रहा है। ये सब कई सालों तक, हजारों सालों तक मनुष्य देख रहा है ना, इस प्रोसेस को समझ रहा है। लंबे समय से लेकर धीरे 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 व्यक्ति का विकास हो रहा है। तो उसके मन में वो जो बीज अंकुरित हो रहा है और वापस से बीज पक रहा है, उसको लेकर के उसके मन में समझ आ गई। और समझ आ गई तो फिर वो उस बीज को उठा करके स्टोर वगैरह करने लग गया, और उसी बीज से खुद से खेती करने लग गया एक जगह पर। तो इसकी शुरुआत तो मध्य पाषाण काल के आखिरी चरण में हो गई, लेकिन ये जो प्रोसेस जब से कंप्लीट हुआ है, उस समय को हम लोग नवपाषाण काल कहते हैं। तो नवपाषाण काल में क्या हो गया, कृषि और पशुपालन मनुष्य करने लग गया, स्थायी रूप से ये हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि इस समय पर आते आते प्रोसेस क्या हो गया भैया, कंप्लीट हो गया। अब अगर इस समय पर प्रोसेस कंप्लीट हो गया और इसी समय पर क्या हो जाएगा, मनुष्य का स्थायी जीवन की ओर मनुष्य बढ़ेगा। ध्यान रखना, स्थायी जीवन का मतलब क्या है। आप देखे होंगे कि गांव में, जैसे हम आपको अपना एग्जांपल दें, हम शहर में रहते हैं, आपको पढ़ाते हैं शहर में। तो अगर मैं गांव में बड़े भैया को बोलूं या पापा जी को बोलूं कि आ जाइए शहर में घूमने आ जाइए, तो वो कहते हैं कि टाइम नहीं है। बड़े भैया कहते हैं कि अरे यार बेटा टाइम ही नहीं है। क्यों, कारण क्या है, बड़े भैया गांव में खेती बाड़ी सब करते हैं। तो गांव का आदमी क्या है, कभी धान की पौध लगनी है, कभी धान में पानी लगना है, कभी आलू में दवाई लगनी है, आलू की पौध आनी है, गेहूं पक्का बीज आना है, गेहूं बोना है, गेहूं में पानी लगना है, गेहूं कटना है, फिर बाजरा होना है। वो बेचारा अपना पूरा साल भर कहीं ना कहीं खेती बाड़ी में इन्वॉल्व रहता है। जब खेती बाड़ी में इन्वॉल्व रहता है तो कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। तो सेम ऐसे ही जब मनुष्य ने खेती और पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया तो स्थायी जीवन जीने लग गया। और जब स्थायी जीवन जीने लग गया तो मनुष्य एक जगह रहेगा। और मनुष्य जब एक जगह रहेगा तो यही सवाल आपके लोक सेवा आयोग ने भी पूछ लिया है कि मानव की प्रथम स्थायी बस्ती, फर्स्ट परमानेंट जो सेटलमेंट का एविडेंस है, वो कहां से प्राप्त हुई है। तो वहीं से तो प्राप्त होगी जहां से मनुष्य ने सबसे पहले खेतीबाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। खेतीबाड़ी कहां से करना स्टार्ट किया उसने, सबसे पहले 7 से 8 हजार साल पहले मेहरगढ़ से, बलूचिस्तान से, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। तो वहीं पर मनुष्य पहला स्थायी जीवन जी गया। अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको, राइट। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले मनुष्य जो है, मध्य पाषाण काल में मनुष्य क्या करता था, हंटिंग कर रहा था, फूड गैदरिंग कर रहा था, हंटिंग फूड गैदरिंग कर रहा था। अब वहां से मनुष्य फूड प्रोडक्शन पे आ गया, यानी मनुष्य आखिर तक खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। यहां पर मनुष्य नवपाषाण काल में आते आते, और मनुष्य के द्वारा उगाएगी जो पहली फसल थी, कौन सी थी भैया, गेहूं यानी वीट, और जौ यानी बार्ले। तो मनुष्य के द्वारा जो पहली उगाएगी फसल क्या थी, वो जौ थी। ध्यान रखना। अब इसके पीछे भी एक रीजन है। अगर आप, हम सनातन धर्म में हैं, तो सनातन धर्म में अगर आप देखोगे तो जो भी पूजा सामग्रियां होती हैं, पूजा होते हैं, हवन वगैरह होते हैं, यज्ञ हवन वगैरह आचार्य करते हैं, तो उनमें अगर आप देखोगे तो जौ की बड़ी मान्यता है। जौ की बड़ी मान्यता है, ध्यान रखना। वहां अक्सर करके आप देखोगे तो पंडित जी अगर कभी पूजा पाठ में, हवन में अनाज वगैरह लिखते हैं, 9 प्रकार के अनाज, जिसमें 4-5 प्रकार की दालें और इत्यादि चीजें, तिल वगैरह, जौ वगैरह लिखते हैं, आप देखोगे उसमें गेहूं वगैरह नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये गेहूं बाद की चीज है। पहले जो फसल कंसिडर की जा रही है वो जौ है। इसके पीछे की बड़ी कहानियां हैं,
है ना। तो जो अगर इस समय पर चलन में है तो उसके पीछे के बड़े कारण है, तो वही कारण जौ हो जाएगा। तो मनुष्य के द्वारा उगाएगी पहली फसल क्या है, तो मनुष्य के द्वारा उगाएगी पहली फसल जो है जौ है। लेकिन आखिरकार ये सब हो कहां पर रहा है, ये सब हो कहां पर रहा है, तो अगला पॉइंट अगर हम लिखेंगे, ध्यान रखना, तो अगला पॉइंट अगर हम यहां पे लिखेंगे तो हमने आपसे कहा भैया कि ये जो खेती बाड़ी की शुरुआत हो रही है, तो अगर हम लिखें तो कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम, कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम 8000 साल पहले, कहीं 7000 लिखा होता है, कहीं 8000 लिखा होता है, तो वो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। 8000 साल पहले, आप चाहो तो इसको 7000 भी लिख सकते हो, है ना। कई जगह किताबों में 7 और 8000 साल पहले लिखा होता है, तो वो कोई बड़ा हिसाब किताब नहीं है। 7 से 8000 साल पहले, ठीक है। तो 7000 साल पहले कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम 7000 साल पहले मेहरगढ़ में हुई। मेहरगढ़ में हुई, कहां पर हुई? मेहरगढ़ में हुई। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले खेतीबाड़ी की शुरुआत हुई है। और अगर मेहरगढ़ में सबसे पहले खेतीबाड़ी की शुरुआत हुई है, तो ये जो मेहरगढ़ है, यह है कहां पर? तो मेहरगढ़, ध्यान रखना, बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का हिस्सा है, जहां आए दिन थोड़ा सा विद्रोह वाली बात होती रहती है। वो अपने आप को स्वतंत्र करने की डिमांड मांग करते हैं पाकिस्तान से। तो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, यहीं पर 7 से 8000 साल पहले जो है मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। और कृषि की शुरुआत की याद रखना मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे मेहरगढ़ में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, कहां पर भैया? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में ये व्यवस्था शुरू हुई, याद रखना, मेहरगढ़ की व्यवस्था। अब सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में तो ये शुरू हुआ, याद रखना, बहुत ध्यान से समझना। यहीं पर मनुष्य ने, इसी मेहरगढ़ वाले क्षेत्र में ही मनुष्य ने क्या किया भैया? कृषि की शुरुआत कर ली। यहीं पर अन्न उगाया जा रहा है, ध्यान रखना भैया। तो अन्न का जो प्रॉपर तरीके से जो प्रोडक्शन का मामला है, मनुष्य खुद कर रहा है अन्न का प्रोडक्शन, वो यहां पे नवपाषाण काल में आते आते किया। तो नवपाषाण काल में आते आते मनुष्य ने यहाँ पे प्रोडक्शन की व्यवस्था की है, ध्यान रखना। तो इसी में आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहीं पे लिख लो कि याद रखना, एक हमारे इतिहास में एक नाम आता है, जिनका नाम है, आपको पता होगा भैया, कि उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो मेहरगढ़ है, यहां पे जो अन्न का प्रोडक्शन हो रहा है वो नए तरीके से हुआ, मतलब प्रॉपर तरीके से होने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो नवपाषाण काल का समय है, इसको अन्न क्रांति की उपमा दे दी, कि यहां पे अब क्या हुए भैया? तो यहां पे अन्न की क्रांति हुई है, या इसको क्या कह दिया उन्होंने? अन्न उत्पादक संस्कृति कह दिया इसी समय पर। तो अब आप ऐसे लिखिएगा कि गार्डन चाइल्ड ने, बड़ा महत्वपूर्ण नाम आता है गार्डन चाइल्ड, तो गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को अन्न क्रांति या अन्न उत्पादक संस्कृति कहा है। तो ये सवाल अलग अलग लोक सेवाओं की परीक्षाओं में भी बन सकता है कि भाई गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्या कह दिया? अन्न क्रांति कह दिया। फूड रिवॉल्यूशन इस समय पर हुआ, क्या हुआ? फूड रिवॉल्यूशन। तो फूड रिवॉल्यूशनर इसका हुआ, तो अन्न क्रांति कह दिया। उन्होंने इसको अन्न उत्पादक संस्कृति कह दिया, फूड प्रोड्यूसर कल्चर इसको कह दिया। नवपाषाण काल को क्या कह दिया? तो नवपाषाण काल को फूड प्रोड्यूसर कल्चर कह दिया इसको, है ना। अन्न उत्पादक क्रांति कह दिया, ध्यान रखना भी है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलेंगे, तो ये नाम जरूर ध्यान रखना कि नवपाषाण काल को किसने अन्न क्रांति की उपमा दी है, अन्न क्रांति की संज्ञा दी है, या अन्न उत्पादक संस्कृति की संज्ञा दी है, तो वो किसके द्वारा दी गई, ध्यान रखना, तो वो गार्डन चाइल्ड के द्वारा दी गई है, ठीक है। वो किसके द्वारा दी गई है? तो वो गार्डन चाइल्ड के द्वारा दी गई है, याद रखना भी, ठीक है। चलिए, बार बार स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, CER प्रोड्यूसर, ठीक है। चलो, सिंपल सी बात है, अच्छी बात है। अब जब ये बात है, ध्यान रखना, तो अब इसी में एक पॉइंट और यहीं पर आ जाता है, ध्यान रखना, कि सबसे पहले नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग, तो सबसे पहले नवपाषाण काल
शब्द का प्रयोग जॉन लुबॉक ने अपनी पुस्तक, यानी ये सवाल पूछा जाता है कि भाई नवपाषाण काल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो जॉन लुबॉक ने, याद रखना भैया, सबसे पहले जॉन लुबॉक। तो जॉन लुबॉक ने सबसे पहले अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम तो अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में किया। तो यानी सबसे पहले नवपाषाण काल शब्द का इस्तेमाल अगर किसने किया है तो सबसे पहले नवपाषाण काल शब्द का इस्तेमाल प्री हिस्टोरिक टाइम्स में और जॉन लुबॉक ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इस शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया, तो इस शब्द का इस्तेमाल याद रखना भैया जॉन लुबॉक ने किया। किसने किया भैया, तो जॉन लुबॉक ने सबसे पहले इसको किया है, याद रखना। किसमें किया भैया, अपनी पुस्तक में किया। पुस्तक का नाम क्या, प्री हिस्टोरिक टाइम्स है। क्या भैया, प्री हिस्टोरिक टाइम्स है। ठीक है, तो नवपाषाण काल को अन्न क्रांति की उपमा, नवपाषाण काल को अन्न क्रांति या अन्न उत्पादक संस्कृति की उपमा किसके द्वारा की गई, ध्यान रखना। तो अन्न क्रांति किसके द्वारा कहा गया, तो गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया। या फिर हम ये कह सकते हैं भैया कि अन्न उत्पादक संस्कृति किसके द्वारा कहा गया, तो अन्न उत्पादक संस्कृति भी जो कहा गया, याद रखना, तो वो भी किसके द्वारा कहा गया, गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया, याद रखना। ठीक है, खेती की जो शुरुआत हो रही है वो कहां पर हो रही है, तो खेती की शुरुआत सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में हो रही है। कहां पर हो रही है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में हो रही है, याद रखना भैया, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, जॉन लुबॉक ने सबसे पहले काम किया। अच्छा, अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया कि भाई जब यहां पर ये 7000 साल पहले जब यहां पर मनुष्य ने खेती बाड़ी की शुरुआत की, तो यह ऐसी बात है कि भैया कृषि की शुरुआत के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलेंगे, तो यही मेहरगढ़ से मिल जाएंगे। ध्यान रखना, कृषि की शुरुआत के प्रथम साक्ष्य कहां से मिल जाएंगे, मेहरगढ़ से। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मानव की प्रथम स्थायी बस्ती, फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन कहां पर मिलेगा, तो यही मेहरगढ़ में मिलेगा। आप चाहो तो इसको भी यहीं पर इसी में लिख सकते हो भैया कि मैं अलग से भी कहीं लिख दे रहा हूं, इसी में आप पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि मानव, अगर यहां पर बात करेंगे, ध्यान रखना कि मानव की प्रथम स्थायी बस्ती, तो मानव की प्रथम स्थायी बस्ती, फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन, तो ये कहां पर शुरू होगी, तो ये भी कहां पर शुरू होगी भैया, मेहरगढ़ में ही शुरू होगी। ध्यान रखना, हालांकि भी हम मेहरगढ़ के बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे, याद रखना। ठीक है, बताइए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ये बात चीजें यहां पे समझ में आ गई है। अब धीरे धीरे हमने कहा, ध्यान रखना, अब धीरे धीरे हमने कहा कि भैया यहां पे नवपाषाण काल के बारे में कि इस समय पर पत्थर के नए उपकरण बने जिन पर चमक और धार तेज करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस समय मानव स्थायी जीवन की ओर बढ़ा क्योंकि कृषि तथा पशुपालन स्थायी रूप से होने लगा था। मनुष्य आखिरकार खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। मनुष्य के द्वारा उगाई गई पहली फसल गेहूं और जौ थी, याद रखना भैया। कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम 7000 साल पहले मेहरगढ़ में हुई थी और मानव की प्रथम स्थायी बस्ती भी यहीं पर हुई थी, याद रखना। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को अन्न क्रांति कहा है या उन्होंने इसको अन्न उत्पादक क्रांति कहा है। क्या कहा है, अन्न क्रांति को उपमा दी है या अन्न उत्पादक संस्कृति की संज्ञा इसको दी है। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबॉक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया, याद रखना भैया, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक है, चलो अब आप एक चीज यहां पे बड़े ध्यान से समझना कि जब मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर ली है, अब मनुष्य जब कृषि करना स्टार्ट हो गया है, तो जाहिर सी बात है जब पैदावार होगी तो उसको या अनाज को जब उसने किया तो अनाज को स्टोर करने के लिए, है ना, स्टोरिंग करने के लिए अनाज को उसके दिमाग में आया हुआ कहां पर स्टोर करें, तो बर्तन बनाने का आविष्कार उसमें दिमाग में हुआ है। तो ध्यान रखना भी इसी समय पर अनाज भंडारण हेतु, याद रखना, अनाज भंडारण हेतु बर्तन का आविष्कार हुआ, बर्तन का आविष्कार हुआ या शुरुआत हुई, यानी इस समय पर क्या हुआ है, इस समय पर पोट्री मेकिंग की शुरुआत हुई फॉर ग्रेन स्टोरिंग। तो जो अनाज के भंडारण हेतु ये याद रखना भैया। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अनाज के भंडारण की तो शुरुआत हुई है, यहां पे बर्तन यहां पर बने हैं, तो यहां पर ही एक सवाल पूछ लिया जाता है आपसे पेपर में, ध्यान रखना कि बर्तन बनाना है ना, यानी जो पॉटरी मेकिंग है, ध्यान रखना इसको कुंभकारी भी कह देते हैं। तो यहीं पर एक चीज ध्यान रखना भैया, पूछा जाता है सवाल कि कुंभकारी आप समझ लो, पॉटरी मेकिंग, कुंभकारी के प्राचीनतम प्रमाण आपसे पूछा जाए
प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? अगर आपसे पूछा जाए भैया, अगर आपसे पूछा जाए कि कुंभकारी के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए, ध्यान रखना भैया। तो आप याद करिए, इससे पिछली क्लास में, मध्य पाषाण काल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुंभकारी के जो प्राचीनतम प्रमाण हमको प्राप्त हुए, ध्यान रखना, वो हमको कहां से प्राप्त हुए? वो हमको प्राप्त हुए चौपानी मांडो, चौपानी मांडो से प्राप्त हुए। चौपानी मांडो कहां पर भैया? अमेरिका में। कहां पर भैया? अमेरिका में। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा चौपानी मांडो। वहां से हमको क्या है? कुंभकारी के प्राचीनतम प्रमाण हमको प्राप्त हुए, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी मेकिंग, याद रखना। लेकिन याद रखना, ये जो कुंभकारी के प्राचीनतम प्रमाण हमको चौपानी मांडो से प्राप्त हुए, यहां पे जितने भी ये पॉटरी मेकिंग हो रही है, ध्यान रखना, यहां पर POTTERY पॉटरी मेकिंग, तो यहां पर ये जो पॉटरी मेकिंग हो रही, ध्यान रखना, ये हाथ से निर्मित बर्तन है, हाथ से निर्मित बर्तन है, हाथ से निर्मित बर्तन है, ध्यान रखना। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूं कि यहां से जो कुंभकारी के प्राचीनतम प्रमाण है, यहां से जो बर्तन मिले हैं वो हाथ से निर्मित बर्तन है, ध्यान रखना। क्या हो जाएंगे भैया? हाथ से निर्मित बर्तन हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ध्यान रखना? क्योंकि यहां पे जो बर्तन मिला है वो भौड़ी आकृति के प्राप्त हुए हैं। इतिहास की भाषा में भौड़ी आकृति का मतलब क्या? टेढ़े मेढ़े हैं, अलग सीक्वेंस के हैं, ध्यान रखना। अभी अब कोई भी बर्तन ऐसे प्राप्त हुआ है, कोई भी मटकी टाइप की ऐसे करके, मान ले कोई बर्तन टाइप का बना हुआ है जिसमें यहाँ पर ये मुख इस तरीके, तो इसमें अनाज ग्रोनिंग करेंगे, तो ये भी क्या भी, ये भी एक बर्तन है, ध्यान रखना, है ना। तो ये भौड़ी आकृति के बर्तन जो प्राप्त हुए, इसका मतलब किसी ने हाथ से इस तरीके से बना दिया, है ना, याद रखना। अब जैसे हम ये मशीन से, जैसे ये गिलास है, मैं पानी पी रहा हूं इस गिलास में, तो ये एक फिक्स शेप का है, तो ये मशीन के द्वारा निर्मित गिलास है, ये आदमी ने नहीं बनाया। आदमी आप देखोगे जो कुम्हार हाथ से बना देते हैं वो अलग ही होता है, एक कुम्हार अपने चाक पर बनाता है, वो भी एक फिक्स शेप में आ जाता है। लेकिन आजकल तो मशीन से बन रहे हैं, तो मशीन से भी बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में बनते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या है? भौड़ी आकृति के बने हुए हैं, ध्यान रखना। तो फिर इसका मतलब फिर अनुपम सर कैसे काम चलेगा आगे? तो अब आगे ऐसे काम चलेगा कि भाई कुंभकारी के प्राचीनतम प्रमाण तो यहां पर मिलेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि कुम्हार की चाक से निर्मित, कुम्हार की चाक से निर्मित बर्तन के प्राचीनतम प्रमाण, तो ये भी यहां पर नोट करिएगा, ध्यान रखना कि कुम्हार की चाक से निर्मित, कुम्हार की चाक से निर्मित, कुम्हार की चाक से निर्मित बर्तन के प्राचीनतम प्रमाण, तो कुम्हार की चाक से निर्मित बर्तन के प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होंगे, ध्यान रखना। तो ये हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ये हमको कहां से प्राप्त हुए भैया? तो ये हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। अच्छा, अब कुम्हार की चाक से निर्मित बर्तन है, ध्यान रखना भैया। तो इस समय पर हमने कहा कि बर्तन का आविष्कार तो हुआ ही हुआ, इस समय पर भैया अनाज भंडार ऋतु, इसी समय पर ध्यान रखना भैया, इसी समय पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। क्या हुआ भैया? पहिए का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार हुआ। लेकिन याद रखना, आपने अगर गांव में देखा होगा, कुम्हार का जो चाक होता है बिल्कुल गोल गोल होता है, पहिए जैसा। तो यहां पे जो पहिए का आविष्कार हुआ है वो कहीं ना कहीं कुम्हार का चाक वाला पहिया होगा। इसी पहिए पर जो है कुम्हार ने बर्तन बनाने की शुरुआत की होगी। बाद में नवपाषाण काल के और आगे के चरण में उन्हीं फिर पहियों को जोड़ करके यातायात की शुरुआत हो जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन शुरुआत में जो पहिए का आविष्कार हुआ है, ध्यान रखना, उसका प्रयोग जो है, ध्यान रखना, यातायात के लिए नहीं हुआ है, वो बाद में हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहिए का आविष्कार जो हुआ, पहले प्रयोग बर्तन बनाने के लिए हुआ। इस पहले पहिए का जो प्रयोग हुआ, ध्यान रखना, तो यहां पे लिख सकते हैं कि पहले प्रयोग बर्तन बनाने के लिए, पहले प्रयोग बर्तन बनाने के लिए हुआ। तो इसका पहला प्रयोग कहां हुआ भैया? तो पहले प्रयोग बर्तन बनाने के लिए, तथा उसके बाद यातायात के लिए इसका हुआ, तथा उसके बाद यातायात के लिए हुआ, यातायात के लिए हुआ, याद रखना,
ठीक है भैया, किसके लिए हुआ, तथा इसके बाद इसका उपयोग जो है यातायात के लिए हुआ, इस बात को याद रखना। तो ये इस कहानी यहां पर शुरू हो रही है, याद रखना, ठीक है, अच्छी बात। अब जब अनाज का आविष्कार, मतलब अनाज का भंडारण हो गया, तो अनाज को मनुष्य खाएगा ही खाएगा, तो अनाज को मनुष्य को खाएगा तो अलग अलग तरीके से होगा। तो याद रखना भैया, यहां पे अनाजों को पीसने के लिए, अनाजों को पीसने के लिए कुछ यंत्रों का आविष्कार हुआ। तो अगला पॉइंट लिखेगा यहां पे, अनाजों को पीसने के लिए, अनाजों को पीसने के लिए ओखली तथा मूसल का आविष्कार हुआ। ओखली तथा मूसल का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ, यहां पे अनाजों को पीसने के लिए ओखली तथा मूसल का आविष्कार हुआ। ओखली को बोलते हैं मोर्टार और इसको बोलते हैं पेस्टल। तो मोर्टार और पेस्टल, अंग्रेजी में मोर्टार और पेस्टल का आविष्कार इसमें हुआ है। ओखली तथा मूसल आपने देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो पुराने जमाने में इसका होता था। हमारे पास शायद इसकी कोई इमेज भी हो तो मैं आपको दिखाऊं कि ओखली और मूसल जो है इस तरीके से होता था, है ना। तो ओखली या मूसल का भी होता था, नहीं है क्या? कोई एक्सेस में देखें, डाउनलोड तो वैसे किए थे फोटो वगैरह, शायद होंगे नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ओखली तथा मूसल का इस्तेमाल यहां पर हुआ था। मैं आपको एक बार गूगल करके दिखा दे रहा हूं कि ओखली तथा मूसल के लिए क्या हो सकता है, ठीक है। खुल जा सिम, ठीक है, यहां पे हमने किया था, डाले तो थे यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने कुछ ऐतिहासिक रूप से यहाँ पे इमेज डाउनलोड कर ली थी। तो ओखली तथा मूसल अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओखली तथा मूसल आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आपने जरूर देखा होगा अपने घर वर के आसपास या घर में कभी न कभी आपने देखे होंगे। तो इस तरीके से गांव में भी होते थे। हमारे यहाँ तो अभी तक, मतलब आज से अगर 2-4 साल पहले तक, मतलब 2-4 साल तो नहीं, लेकिन हाँ आज से 8-10 साल पहले तक इसका इस्तेमाल होता था, चाकी का इस्तेमाल होता था। इसके पीछे आप देख रहे हो चाकी है। ओखली क्या है, ये जो नीचे का गड्ढा टाइप का ये ओखली है, और ये क्या है, ऊपर से हम जो कूट रहे हैं इसको, यहाँ बीच में हत्थे को पकड़ के कूटा जाता था, तो वो मूसल होता था। ओखली तथा मूसल का आविष्कार इसी समय पर हुआ, जिसका प्रयोग आज आप आज के समय पर भी इसका उपयोग देख सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। दूसरी बात ध्यान रखना भी, इसी समय लोगों ने कपास को उगाना शुरू कर दिया। क्या, कपास उगाना शुरू किया और कपड़े बुनने लगे, ध्यान रखना, नवपाषाण काल में। तो अगला पॉइंट नोट करिएगा, इसी समय मनुष्य कपास उगाने लगा। इसी समय मनुष्य कपास उगाने लगा तथा कपड़ा बुनने लगा। तो वीविंग क्लॉथ्स, इस समय मनुष्य क्या हुआ, कपड़ा बुनने लगा, स्टार्टेड वीविंग क्लॉथ्स या स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन्स एंड वीविंग क्लॉथ, इस समय पर हो गया, ठीक है। अच्छा, लगभग किस समय की बातें आते ये लगभग 5000 बीसी के आसपास की बात है। अच्छा, इसके भी एविडेंस कहां से प्राप्त होते हैं, अगर हम बात करें, ध्यान रखना कि भाई कपास उगाने के, है ना, ग्रोइंग कॉटन के ओल्डेस्ट एविडेंस कहां से प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना। तो अगर ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग कॉटन, ठीक है, यानी कपास उगाने के प्राचीनतम एविडेंस, कपास उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना भी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से हमको प्राप्त हुए, याद रखना भी, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ध्यान रखना, अच्छी बात। तो ये चीजें हैं यहां पर। अच्छा, ये सारी चीजें अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना भी, ये सारी चीजें हैं, तो इन सब के बारे में यहां पर एक पॉइंट अगर आप नोट करके लिखेंगे, एक इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करके लिखेंगे कि भाई ये जो चीजें हैं इन सब के बारे में तो बताया गया, ध्यान रखना। अगर हम बात करेंगे कि इस काल के जो सबसे पहले साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं नवपाषाण काल के, वो किसके द्वारा खोजे गए, ध्यान रखना, तो लुई मैसूरियर और डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा खोजे गए। तो लिखिएगा, इस काल के सबसे पहले साक्ष्य, इस काल के सबसे पहले साक्ष्य, इस काल के सबसे पहले साक्ष्य कर्नाटक से, क्या भैया, कर्नाटक से
कर्नाटक से 1860 में, कर्नाटक से 1860 में ली मैसूरियर तथा डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा खोजे गए, डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा खोजे गए। तो इसी काल के सबसे पहले साक्ष्य कर्नाटक से 1860 में ली मैसूरियर और डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा खोजे गए, इस बात को याद रखना भी है। ठीक है, तो ये हमने नवपाषाण काल के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय आपको पढ़ाया कि भाई यहां से इतनी चीजें हो सकती हैं, ध्यान रखना भी है। तो नवपाषाण काल के समय पत्थर के नए उपकरण बने, तो इसलिए इसको नवपाषाण कह दिया गया। और चमक और अधिक तेज होगी, उन पे पॉलिश वगैरह चढ़ाई जाती थी, ध्यान रखना, उससे उनकी चमक और ज्यादा बढ़ गई, याद रखना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, स्थायी जीवन की शुरुआत होगी मनुष्य के द्वारा, पशुपालन करने लग गया, खेतीबाड़ी करने लग गया, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, पहली स्थायी बस्ती बसाली और आखिर तक खाद्य संग्रह से फूड प्रोडक्शन बन गया और जो है खाद्य उत्पादक बन गया। मनुष्य के द्वारा उगाएगी पहली फसल गेहूं और जो है कंसिडर की जाती है, जौ जो है कंसिडर की जाती है, याद रखना भैया। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो कृषि की शुरुआत 7 से 8,000 साल पहले, कृषि की शुरुआत क्या हो रही है? तो कृषि की शुरुआत 7 से 8,000 साल पहले मनुष्य ने जो है मेहरगढ़ से की है। मेहरगढ़ कहां पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ पे सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों में, यहाँ पर क्या भैया? तो यहाँ पे सुलेमान और किरतर की पहाड़ियों से और जो खेती बाड़ी की शुरुआत हुई और यहीं पर फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट ह्यूमन, जो मानव की प्रथम स्थायी बस्ती भी मेहरगढ़ से शुरू हुई, ध्यान रखना। अन्न का यहाँ पे भारी मात्रा में शुरुआत से प्रोडक्शन हुआ, तो अन्न क्रांति, फूड रिवॉल्यूशन या अन्य उत्पादक संस्कृति, फूड प्रोड्यूसर कल्चर कह दिया है न्यूलिथिक पीरियड को, नवपाषाण काल को किसके द्वारा? गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया, याद रखना भैया। आपसे पूछा जाए कि नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो जॉन लोबॉक के द्वारा अपनी पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में सबसे पहले नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग भी किया है, याद रखना भैया। अनाज भंडारण हेतु इस समय पर बर्तन का आविष्कार हुआ, पॉटरी मेकिंग हुआ फॉर ग्रेन स्टोरिंग। कुंभकारी के प्राचीनतम प्रमाण की बात की जाएगी तो चौपानी मांडव उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए, यहां से ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पॉटरी मेकिंग प्राप्त हुए, हाथ से यहां पे प्राप्त हुए। बट ये क्या, ये हैंडमेड है, हाथ से निर्मित है, भौड़ी आकृति के बर्तन यहां पे हमको प्राप्त हुए। बट अगर बात करेंगे कि यहां पे पॉटरी मेकिंग के ओल्डेस्ट एविडेंस मेड फ्रॉम, जिसको कहेंगे व्हील, पहिए से या कुम्हार की चाक से निर्मित बर्तन के प्राचीनतम प्रमाण हमको कहां से प्राप्त होंगे? मेहरगढ़ से प्राप्त होंगे। इसी समय पहिए का आविष्कार हुआ, और लेकिन पहिए का पहले प्रयोग बर्तन बनाने के लिए हुआ तथा उसके बाद उसका प्रयोग जो है यातायात के लिए हुआ, या फिर उसका बाद में उपयोग जो है ट्रांसपोर्ट के लिए होने लग गया, इस बात को नोट करेंगे। अच्छा, अनाजों को पीसने के लिए ओखली तथा मूसल का प्रयोग हुआ, अनाजों को पीसने के लिए ओखली तथा मूसल का प्रयोग हुआ। इसी समय मनुष्य कपास उगने लग गया और कपड़ा बुनने लग गया, लगभग 5000 बीसी के आसपास। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग कॉटन, कपास उगाने के एविडेंस अगर हम बात करेंगे ओल्डेस्ट, हमको मेहरगढ़ से प्राप्त होंगे। और इस काल के सबसे पहले एविडेंस कर्नाटक से 1860 में ली मैसूरियर और डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा खोजे गए, याद रखना भी। अब ये तो रहा नवपाषाण काल के बारे में कुछ कुछ खास बातें, लेकिन अब ये जो नवपाषाण काल के बारे में जानकारी, ऐसे नवपाषाणिक स्थल बहुत सारे हैं जिनको हम कहते हैं न्यूलिथिक साइट्स। तो वो कौन कौन सी इंपोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं, थोड़ा उनके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। तो हम बात करेंगे इंपोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स, इंपोर्टेंट न्यूलिथिक साइट के बारे में बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल, महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल। तो महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले जिसके बारे में बार बार शब्द आ रहा है मेहरगढ़ आ रहा है कि भैया कपास उगाने के प्राचीनतम एविडेंस मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि मानव की प्रथम स्थायी फैक्ट्री, स्थायी सेटलमेंट जो है, ध्यान रखना, वो भी हमको कहां से प्राप्त हुआ है? वो भी हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थायी बस्ती भी है। खेती के ओल्डेस्ट एविडेंस हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, है ना। तो हम सबसे पहले मेहरगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण स्थल में, सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा मेहरगढ़। अब देखिए मेहरगढ़ के बारे में कुछ कुछ खास चीजें तो आपको भी पता है मेहरगढ़ के बारे में। जैसे नंबर एक पहली बात क्या है? नंबर एक पहली बात क्या भैया? कि कृषि की शुरुआत यहीं से हुई है। कृषि की शुरुआत के प्राचीनतम साक्ष्य, तो कृषि की शुरुआत के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं
तो कृषि की शुरुआत के प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कब के प्राप्त हुए? 7000 से लेके 8000 वर्ष पूर्व के, 8000 वर्ष पूर्व के। लेकिन याद रखना अब ये तथ्य पुराना हो गया, अब ये तथ्य पुराना हो गया। क्यों पुराना हो गया? ध्यान रखना भैया, उत्तर प्रदेश में संत कबीरनगर के पास में एक साइट हमने खोजी है, लहुरादेव। कौन सा भैया? लहुरादेव। तो अभी याद रखना भैया, कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि की शुरुआत के प्राचीनतम साक्ष्य 7 से 8000 वर्ष पूर्व, 7 से 8000 वर्ष पूर्व के कृषि शुरुआत के प्राचीन 7 से 8000 वर्ष पूर्व के यहीं से प्राप्त हुए, यहीं से प्राप्त हुए, ऐसे पूरा लिख देते हैं, यहीं से प्राप्त हुए हैं। लेकिन याद रखना भैया अब क्या है भैया? अब ध्यान रखना भैया, अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप इसी में लिख सकते हो, सब टॉपिक इसमें लिख लो आप यहीं पे कि लहुरादेव की खोज के बाद, लहुरादेव की खोज के बाद कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ओल्डेस्ट एविडेंस, लहुरादेव की खोज को कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ऐसे लिख दो, लहुरादेव से है। लहुरादेव की खोज के बाद कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से मिले हैं, लहुरादेव से मिले हैं। जो लहुरादेव से प्राप्त हुए वो धान के एविडेंस प्राप्त हुए 6000 बीसी के आसपास के प्राप्त हुए। लेकिन अब इसमें भी इतिहासकारों का एक मत है। क्या इतिहासकारों का मत है? कि भाई जो लहुरादेव से जो धान मिला है, ध्यान रखना, वो एक प्रकार से जंगली धान के तौर पे प्राप्त हुआ है। जंगली धान मतलब जो जंगलों में ऑटोमेटिक उगने वाला हुआ था। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं जी, कृषि की शुरुआत हुई। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए भैया, लहुरादेव भी ऑप्शन में आ जाए और आ जाए भैया मेहरगढ़ भी ऑप्शन में आ जाए, तब फिर आपको टिक मानना होगा लहुरादेव। लेकिन वो ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। कृषि की शुरुआत के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन दे रखा है, तो मेहरगढ़ और लहुरादेव दोनों दे रखा है, तो क्वेश्चन की ट्विस्ट जरूर होगी, ध्यान रखना। लहुरादेव की खोज के बाद चीजें अलग होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे हमको धान वगैरह प्राप्त हुआ 6000 बीसी के आसपास का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसी लहुरादेव के द्वारा ही चीजें बदल गई हैं। जैसे कुबलडेवा से भी चावल के एविडेंस प्राप्त हुए थे, लहुरादेव की खोज के बाद वो भी बदल गया, ठीक है। तो यहां से सारी चीजें हमको प्राप्त हुई हैं, याद रखना, ठीक है। तो ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग डिस्कवर फ्रॉम लहुरादेव, है ना, याद रखना भी, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ध्यान रखना भैया मेहरगढ़ के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, याद रखना भैया। तो मेहरगढ़ से अगर हम बात करेंगे यहां पे प्यारे साथियों, तो यहां पे कृषि की शुरुआत हुई है, अनाजों की शुरुआत सबसे पहले यहीं पर हुई, याद रखना। तो इसको बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं भैया? इसे यानी मेहरगढ़ को इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी, इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है, क्या कहा जाएगा इसको? तो इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाएगा। किसको भैया? मेहरगढ़ को, याद रखना भैया। यहां से हमको बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई है। चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए, चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष हमको यहां से प्राप्त हुए, ध्यान रखना। यानी एविडेंस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, और जो ध्यान रखना भैया घरों के अवशेष हमको प्राप्त हुए, ध्यान रखना, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ठीक है भैया, यहां से हमको प्राप्त हुए। अच्छा, अब इनमें कहते हैं कि कुछ घरों में जो है कि भैया भंडारण का काम भी होता था इन घरों में। अब इतना हर चीज कैसे लिखूं मैं? चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए। अब इन घरों में 4 या 5 कमरे भी प्राप्त होते थे, इतना आप खुद से लिख लीजिएगा, 4-5 कमरे थे। उन 4-5 कमरों में 1-2 कमरे में क्या होता था? स्टोरिंग का काम होता था, भंडारण का काम होता था। तो इस तरीके के घर भी यहां से प्राप्त हुए, याद रखना भैया, ठीक है। अच्छा, यहां से मेहरगढ़ से, याद रखना भैया, मेहरगढ़ से कुछ हमको क्या प्राप्त हुई है? लिख लीजिएगा, कब्र हमको प्राप्त हुई है ना, कब्र प्राप्त हुई है।
उन कब्र में मृतक के साथ, जो मरने वाला व्यक्ति मृतक के साथ कुछ ऐसी चीजें रखी गई जिससे पता चला कि लोग जो है इहलोक और परलोक में विश्वास करते थे, यानी परलोक यानी मृत्यु के बाद के जीवन में भी लोग विश्वास करते थे। ऐसे एविडेंस हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। तो मेहरगढ़ से याद रखना भी एक कब्र हमको प्राप्त हुई है, मेहरगढ़ से हमको एक कब्र प्राप्त हुई, याद रखना एक बरील प्राप्त हुई है, जहां से मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, दफनाए जाने के साक्ष्य। तो अब ऐसा हो सकता है, लोगों का मानना है कि भैया वहां पे दूसरे जीवन में व्यक्ति क्या खाएगा, तो मांस मच्छी तो लोग खाते थे उस वक्त, तो बकरी को मार करके खा सकता है। इस तरह की एविडेंस भी हमको यहां से प्राप्त हुए, ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे मृतकों में अगर आप देखोगे, ध्यान रखना भैया, तो मनुष्य के साथ में मानव के साथ बकरी तो ही है। कुछ हथियार टाइप की चीजें हमको प्राप्त हुई, ध्यान रखना। कुछ हमको सोने चांदी के कुछ औजार हमको प्राप्त हुए हैं। जैसे कर्नाटक में एक ब्रह्मगिरी स्थान है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी से हमको एक महापाषाण कालीन एक कब्र प्राप्त हुई है। नवपाषाण काल के समय का ही एक और पैरेलल समय चल रहा है, इसके बाद थोड़ा सा आगे शुरुआत होगी अभी आगे, जिसको हम लोग महापाषाण कहेंगे। तो वहां से 33 सोने के मन के प्राप्त हुए हैं। और कई हमको महापाषाण की कब्र ऐसी भी प्राप्त हुई है, या कब्र समय की ऐसी प्राप्त हुई जिसमें लोहे इत्यादि के औजार भी प्राप्त हुए थे। यानी इस समय पर भी अमीरी और गरीबी वाली व्यवस्था शुरू हुई है। भाई जो सोने के औजार दफन कर रहा है निश्चित तौर पर अमीर रहा होगा, जो लोहे के कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो गरीब रहा होगा। तो इस तरह की चीजों की शुरुआत भी इस समय पर हो रही है, ध्यान रखना। तो ये अगर आपसे पूछ ली जाए कि मृतक के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो यहीं से प्राप्त हुए। ठीक है, अच्छा, मैंने भी आपको बता दिया कि यहीं से जो है चाक पर बनने वाले बर्तन का पहला एविडेंस यहीं से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, ध्यान रखना। कपास का प्राचीनतम प्रमाण 5000 बीसी के आसपास का मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। बहुत ज्यादा चीजें यहां पर मेहरगढ़ से प्राप्त हुई, इसीलिए ध्यान रखना। सही, सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रगामी स्थल कहा जाता है। मेहरगढ़ को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का। और ध्यान रखना, ये जो मैंने पॉइंट अभी वर्बली बोले थे, ये भी सारे आपको लिख करके अपने नोट्स बना लेने। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रगामी स्थल कहा जाता है। अग्रगामी स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? अग्रगामी स्थल कहा जाता है। अग्रगामी स्थल कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसी को याद रखना, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रगामी स्थल भी कहा जाता है, याद रखना भैया मेहरगढ़। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे तो मेहरगढ़ के जस्ट नीचे ही एक और साइट है जिसको हम कहते हैं राना गुंडई। तो राना गुंडई एक साइट है, तो राना गुंडई के बारे में अगर बात करेंगे तो राना गुंडई से भी हमको मेहरगढ़ के बगल में ही है, बलूचिस्तान में जो कोयटा घाटी है वहां पर है। तो राना गुंडई से हमको ध्यान रखना भी हॉर्स जॉ समझ रहे हैं आप, घोड़े के जबड़े के अवशेष हमको प्राप्त हुए। घोड़े के जबड़े के अवशेष प्राप्त हुए। तो घोड़े के जबड़े के अवशेष हमको प्राप्त हुए, ध्यान रखना। हम कहां से? हॉर्स जॉ के यहां से हमको प्राप्त हुए राना गुंडई से, ध्यान रखना। ठीक है, नंबर तीसरे पर अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर एक और है किले गुल मोहम्मद। तो किले गुल मोहम्मद भी यहीं पर है, कोयटा घाटी बलूचिस्तान में ही, ठीक है, पाकिस्तान में ही। तो किले गुल मोहम्मद से भी कई चीजें हमको प्राप्त हुई है। जैसे यहीं से 4 बार किले गुल मोहम्मद की 4 लेयर में इसकी खुदाई हुई है। तो पहले लेयर में यहां पर जहां से पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए, ध्यान रखना। यहां से पशुपालन और कृषि के अवशेष भी यहां से प्राप्त हुए। यहां से प्राचीन मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहां से वास्तुकला और आवास इत्यादि की चीजें भी प्राप्त हुई हैं। तो आप चाहो तो ये 4 पॉइंट यहां पे लिख सकते हो आप कि किले गुल मोहम्मद से भी ध्यान रखना। नंबर 1 पत्थर के औजार हमको प्राप्त हुए। नंबर 2 पशुपालन और कृषि के एविडेंस हमको यहां से प्राप्त हुए। हमको यहां पे ध्यान रखना प्राचीन मिट्टी के बर्तन के एविडेंस प्राप्त हुए। हमको वास्तुकला और आवास के एविडेंस भी हमको प्राप्त हुए किले गुल मोहम्मद से। और राना गुंडई से हमको घोड़े के जबड़े के अवशेष प्राप्त हुए, हॉर्स जॉ के एविडेंस हमको यहां से प्राप्त हुए। नंबर 4 पर ध्यान रखना एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है बुर्ज होम। क्या? बुर्ज होम। बुर्ज होम कहां पर भैया? तो याद रखना बुर्ज होम कश्मीर में है। बुर्ज होम कहां पर भैया? तो बुर्ज होम हो जाएगा कश्मीर में। मैं आपको बोल दे रहा हूं बुर्ज होम कश्मीर में। तो यहां से क्या ध्यान रखना, यहां से हमको गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। बुर्ज होम से हमको क्या प्राप्त हुए? तो बुर्ज होम से याद रखना भैया, तो बुर्ज होम से हमको गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्तावास पिट हाउसेस बोलते हैं इनको, पिट हाउसेस। तो गर्तावास के साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त हुए आप नोट करिएगा। तो बुर्ज होम से हमको गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्त यानी नीचे
है ना, आवास यानी रहने योग्य। तो गड्ढे के नीचे लोग आवास बना लेते थे, अब गड्ढे के नीचे लोग आवास बना लेंगे तो गड्ढे के नीचे अंदर भी हो जाएगा, बाहर भी हो जाएगा। तो यही गर्तावास से ध्यान रखना भैया, इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड बर्निंग के एविडेंस हमको प्राप्त हुए। घर के अंदर और बाहर आग जलाने के अवशेष भी हमको यहीं से प्राप्त हुए, है ना। तो गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए, ध्यान रखना भैया। दूसरी बात, घर के अंदर और बाहर, सब नोट करना है आपको, ध्यान रखना। ये जो मैं वर्बली बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मत सोचना कि मैं नहीं लिख रहा हूं तो आप भी नहीं लिखोगे, मैं तो वर्बली बोल दे रहा हूं, आप एक चीज लिखिएगा। घर के अंदर और बाहर, घर के अंदर और बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड, घर के अंदर और बाहर आग जलाने के अवशेष प्राप्त हुए। आग जलाने के अवशेष मिले हैं, आग जलाने के अवशेष प्राप्त हैं। तो घर के अंदर और बाहर आग जलाने के अवशेष हमको प्राप्त हुए बुर्जोम कश्मीर से, याद रखना भैया, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, बुर्जोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, याद रखना भैया। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूर्ज नामक वृक्ष। भूर्ज नामक वृक्ष आपने पढ़ा होगा इतिहास में, अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी होगी तो भूर्ज नामक एक वृक्ष है। तो भूर्ज नामक वृक्ष का स्थान, भूर्ज नामक वृक्ष का स्थान याद रखना भैया, जिसे जो है कि वो बनाया जाता था, भोजपत्र बनाए जाते थे, ठीक है, वो यहां से प्राप्त हुआ है। या बुर्जोम से एक और चीज ध्यान रखना भी है, जैसे हमने कहा कि मानव के साथ या मनुष्य के साथ बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, ध्यान रखना। यहां पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। मालिक यानी, क्योंकि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा बनाया गया था, मैंने आपको यहां पर बताया होगा, नहीं बताया तो भी मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो फसल उगाएगी वो जौ थी, जौ वगैरह थी, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पशुपालन में मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया जीव कौन सा था, कुत्ता, तो यहां पर नोट कर लीजिए कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था, पालतू बनाया गया जानवर। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था, तो वो था, ध्यान रखना, कुत्ता, एक डॉग। कुत्ता जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर था। तो पालतू बनाया गया जानवर है, उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी है, ध्यान रखना भैया। तो यहां लिख दीजिएगा, ध्यान रखना भैया, कि मालिक के साथ, क्योंकि मालिक हो गया, आदमी हो गया, तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साथ, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य। तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए वो हमको बुर्जोम से प्राप्त हुए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस चीज को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, बुर्जोम के बारे में पूछा भी गया कि इसकी खोज जो है, याद रखना, 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने इसको खोजा। 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने खोजा। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया, सोहन नदी वैली में आपको पढ़ाया था, एचडी संकालिया का नाम हमने आपको पढ़ा दिया था। एचडी संकालिया को सोहन नदी घाटी का पितामह कहा जाता है, तो उसको आविष्कार भी डी टेरा और पीटरसन के द्वारा भी किया गया था, याद रखना भी, ठीक है। अच्छा, याद रखना, एक सवाल पूछा गया है, एक एग्जाम होता है हमारा, ध्यान रखना, बीईओ का एग्जाम, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीईओ का एग्जाम। तो बीईओ के एग्जाम में मैं अभी पढ़ रहा था, क्योंकि मैं मोस्टली मेरा समय पढ़ने में ही जाता रहता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए, और उसमें बुर्जोम नहीं दे रखा था, है ना। तो ये कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो यहीं पे ये पूछ लिखा, ध्यान रखना, कि बुर्जोम के अलावा, आप पूरा ऐसे लिखिएगा कि बुर्जोम के अलावा हड़प्पा कालीन स्थल कुनाल, जो हरियाणा में हड़प्पा कालीन स्थल कुनाल से भी गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए, तो गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। कुनाल से भी हमको गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। कुनाल हरियाणा में एक जगह हड़प्पा कालीन स्थल है, वहां से भी हमको गर्तावास के एविडेंस प्राप्त हुए, याद रखना भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कभी ऑप्शन में गर्तावास भी आ जाए, ध्यान रखना। यही कश्मीर में एक जगह, ये बुर्जोम के अलावा एक और जगह गुफ कराल। तो अगर गर्तावास यही पूछ लिया जाए तो गर्तावास के साक्ष्य बुर्जोम से ही प्राप्त हुए, और गर्तावास के साक्ष्य जो हैं और गुफ कराल से भी माने जाते हैं, ध्यान रखना भैया। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऑप्शन में दिख रहा है कि निम्नलिखित में से
गर्तावास के एविडेंस कहां से प्राप्त हुए, और गुफ कराल दे रखा है, बुरजोम दे रखा है, और ऑप्शन में एक और दो दोनों दे रखे हैं, तब आपको एक और दो दोनों करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन चुनने के लिए बोल रहा है तो एक ऑप्शन आपको बुरजोम चुनना पड़ेगा फिर। और हड़प, इसके अलावा हड़प कहां से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो कुणाल हरियाणा से भी प्राप्त हुए, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो नंबर 4 के बाद अब हम नंबर 5 पढ़ेंगे, ध्यान रखना भी है। तो बुरजोम के बाद हमने आपको पढ़ा दिया। अब बुरजोम के बाद जो अगला हमारा वो है गुफ कराल हो जाएगा। गुफ कराल, गुफ कराल। तो गुफ कराल कहां पर भी है भैया, तो गुफ कराल भी कहां हो जाएगा भैया, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। गुफ कराल कहां हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। ध्यान रखना गुफ कराल का सामान्य अर्थ होता है, ध्यान रखना, पोटर्स केव, कुम्हार की गुफा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, आप लिखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा, पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूं, आज हाथ मेरा दुख गया है, बहुत सारी क्लास ले लेके थक गया हूं। तो कुम्हार की गुफा इसको हम कहते हैं, पोटर्स केव इसको कहते हैं, ध्यान रखना भैया। याद रखना, महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखना, गुफ कराल से यहां से हमको बर्तन के एविडेंस प्राप्त हुए, ध्यान रखना भैया। बर्तन के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए, बर्तन के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ पॉटरी, बर्तन के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। लेकिन ध्यान रखना, बर्तन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो सेकंड चरण में प्राप्त हुए। सेकंड चरण में मतलब ये गुफ कराल की जो खुदाई हुई है वो 3 चरणों में खुदाई हुई है। गुफ कराल की खुदाई 3 चरणों में हुई है। पहले चरण में यहां से कोई बर्तन के एविडेंस नहीं प्राप्त हुए थे, और उसी को लेकर के एक सवाल भी पूछा गया है, याद रखना भी, लोक सेवा आयोग ने पूछा है कि पूछा गया था, याद रखना, कि मृत पात्र रहित नवपाषाणिक स्थल कौन सा है। मृत पात्र रहित, मृत पात्र रहित नवपाषाणिक, नवपाषाणिक स्थल। तो मृत पात्र रहित नवपाषाणिक स्थल आपसे पूछा जाएगा। मृत यानी मिट्टी, पात्र यानी जो बर्तन है, उनके रहित नवपाषाणिक स्थल कौन सा है, एकेडमिक इनको कहा जाता है। तो ध्यान रखना वो गुफ कराल को कहा जाता है। तो मृत पात्र रहित नवपाषाणिक स्थल किसको कहा जाएगा, गुफ कराल को कहा जाएगा, क्योंकि पहले चरण में यहां से कोई मिट्टी का बर्तन नहीं प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको मृत पात्र रहित नवपाषाणिक स्थल कह दिया गया था। लेकिन बाद में दूसरे चरण में खुदाई हुई तो यहां से बर्तन के एविडेंस प्राप्त हुए, और ये वाला सवाल ही आपके पेपर में पूछा गया। बीईओ का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें यह सवाल पूछा गया। ठीक है, चलो अच्छी बात, आगे बात याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है, मतलब मैं ओवरऑल आपको चीजें को लेकर के चल रहा हूं। गुफ कराल से दूसरी बात करेंगे, ध्यान रखना आपसे, हड्डी की बनी सुई, बोन नीडल्स एंड हसुआ के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड्डी की बनी सुई के एविडेंस यहां से प्राप्त हुए। हड्डी की बनी सुई, हड्डी की बनी सुई तथा हसुआ, हसुआ वो काटने फाटने की चीज होती है, हसुआ के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए। तो हड्डी की बनी सुई और हसुआ के एविडेंस हमको कहां से प्राप्त हुए, तो ये सारे एविडेंस हमको गुफ कराल से प्राप्त हुए। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए गुफ कराल के बाद नंबर 6 पर हम चलेंगे, तो कोलडेवा पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे भैया, तो कोलडेवा। कोलडेवा, कोलडेवा कहां पर भैया, तो कोलडेवा उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज के नजदीक का स्थान है, ध्यान रखना। तो आप लिख लीजिएगा कोलडेवा कहां पर है, यूपी के प्रयागराज में स्थित है। कहां पर हो जाएगा, यूपी के प्रयागराज में स्थित हो जाएगा, ध्यान रखना। 1964 में बीबी मिश्रा के द्वारा इसको खोजा गया। 1964 में बीबी मिश्रा के द्वारा इसको खोजा गया। बीबी मिश्रा के द्वारा, बीबी मिश्रा के द्वारा खोजा गया। अब आप कहोगे सर सभी के बता दो किसको किस किसने खोजा, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। जो ज्यादातर अलग अलग परीक्षाओं में मान लेते हैं, टीजीटी के अलावा बाकी की अगर किसी दूसरी परीक्षा में भी लोक सेवा आयोग में अगर कोई स्थान पूछ लिया है तो उसको हम यहां करा दे रहे हैं, सारे तो नहीं पूछे जाते इसलिए। तो कोलडेवा पूछा गया है, कोलडेवा हमने आपको बता दिया। कोलडेवा से पहले मैंने आपको बता दिया कि बुरजोम पूछा गया डिटेरा पीटरसन के द्वारा, तो वो हमने आपको बता दी। तो बीबी मिश्रा के द्वारा खोजा गया। याद रखना यहां से क्या भी है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमको प्राप्त हुए थे कोलडेवा उत्तर प्रदेश से। कब तक, जब तक लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी। तो लहुरा देव की खोज से पहले आप यहां पे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो लहुरा देव की खोज से पहले, तो लहुरा देव की खोज से पहले चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। तो लहुरा देव की खोज से पहले चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, ध्यान रखना, तो कोलडेवा से प्राप्त हुए थे। लेकिन अब क्या हो गया, लहुरा देव की खोज होगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नंबर 7 पर चलेंगे, महागढ़ा। महागढ़ा, तो ये महागढ़ा भी जगह कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, यही प्रयागराज के पास में। ये भी कहां लिख लीजिएगा, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास। यहां से मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान प्राप्त हुए, हूफ मार्किंग प्राप्त हुए, ध्यान रखना। तो मिट्टी पर मवेशियों के
खुरों के निशान प्राप्त हुए, खुरों के निशान मिले हैं, खुरों के निशान प्राप्त हुए हैं, खुरों के निशान प्राप्त हुए हैं। तो यहां पे याद रखना भी है, तो मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान भी यहां पर प्राप्त हुए, याद रखना। हूफ मार्किंग ऑफ कैटल्स हमको प्राप्त हुए, याद रखना भी है। यहां से याद रखना महागढ़ा से भी हमको चावल के अवशेष प्राप्त हुए, चावल के अवशेष यहां से भी प्राप्त हुए, चावल के अवशेष। लेकिन ये चावल के अवशेष एक कहते ना पके हुए टाइप के, बने हुए टाइप के, कुचले हुए टाइप के से, इस तरीके से बने हुए अध खवे टाइप के से चावल है। तो उसके आधार पर कहा जाता है कि यहाँ पे मवेशियां भी रहती हैं, उनके खुरों के निशान भी प्राप्त हुए, चावल के अवशेष यहां से प्राप्त हुए। तो लोगों को लगा कि यहां पे महागढ़ा में जरूर पशु बाड़ा रहा होगा, पशु बाड़ा, पशु बाड़ा, पशु रहते होंगे, पशु बाड़ा रहा होगा, है ना, पशु बाड़ा रहा होगा। ठीक है, अच्छी बात है ना। कभी कभी पशु क्या करते हैं, जुगाली करते हैं ना, तो उसके दौरान वो कुछ अगर भारी अनाज खा लेते हैं जो उनके पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो वो साबुत अनाज निकल जाता है। तो उस प्रकार का चावल भी यहां से प्राप्त हुआ है, महागढ़ा से, याद रखना भी। ठीक है, अच्छी बात। आठवां यहां से जो जगह है इस समय की, वह है चिरांद। क्या भी है, चिरांद, चिरांद, चिरांद। तो चिरांद कहां पर भी है, चिरांद बिहार में, चिरांद कहां पर है, बिहार में, याद रखना भी है। चिरांद कहां पर है, बिहार में। यहां पे ध्यान रखना, जानवरों की बनी हड्डियों के बने औजार हमको प्राप्त हुए। क्या भैया, जानवरों की हड्डियों के बने औजार हमको प्राप्त हुए, जानवरों की हड्डियों के बने औजार। तो जानवरों की हड्डियों के बने औजार हमको कहां से प्राप्त हुए, यहीं से, चिरांद से प्राप्त हुए, याद रखना। जानवरों में कौन सा भैया, हिरणों के सींग से बने औजार, हिरणों के सींग से निर्मित। कोई इसको बारहसिंगा कह देता है, कोई कुछ कहता है, हिरणों के सींग से बने औजार प्राप्त हुए, याद रखना यहां से। और चिरांद कहां पर है, बिहार के सारण जिले में। तो बिहार के सारण जिले में, याद रखना। जो बीपीएससी की तैयारी वगैरह की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आप में से होंगे, तो उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। नंबर 9 पे चलेंगे। एक और स्थान है जिसको हम कहते हैं दाऊजली हेडिंग, दाऊजली हेडिंग जगह। तो दाऊजली हेडिंग जगह भारत में है, पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की एक, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के एक पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखना। नवपाषाणिक स्थल है भारत में, दाऊजली हेडिंग, याद रखना भैया। यहां से खरल और एरल या मूसल, जैसे खरल कहते हैं, खरल और मूसल, मूसल भी कहते हैं, खरल मूसल है जो हमने आपको बताया था, एरल भी कह दिया जाता है। खरल और एरल जैसे उपकरण यहां से प्राप्त हुए, यहां से उपकरण प्राप्त हुए। वही चीजें धान वान अनाज को कूटने काटने के लिए भी यहां से होते हैं, ध्यान रखना भैया। यहां से जेडाइट पत्थर के एविडेंस प्राप्त हुए, जेडाइट पत्थर, जेडाइट पत्थर महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा जा सकता है कि जेडाइट पत्थर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। तो जेडाइट पत्थर के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो दाऊजली हेडिंग से प्राप्त हुए। और जेडाइट पत्थर के साक्ष्य प्राप्त हुए, ध्यान रखना, ये चीन से संभवतः आया होगा, चीन से संभवतः आया होगा, चीन से संभवतः आया होगा। क्यों, क्योंकि भैया भारत में जेडाइट पत्थर के एविडेंस नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, ध्यान रखना। दाऊजली हेडिंग से काष्ठास्म, ध्यान रखना, काष्ठास्म लकड़ी के साक्ष्य, काष्ठास्म लकड़ी के साक्ष्य तथा उपकरण, तथा उसके उपकरण, टूल्स। और काष्ठास्म लकड़ी क्या, ध्यान रखना, काष्ठ यानी लकड़ी को दबा दिया जाए, लाखों हजारों सालों तक अगर कोई लकड़ी दबी रहे तो पत्थर की जैसी मजबूत हो जाती है, पत्थर की जैसी मजबूत हो जाती है, उससे उपकरण बनाए जाते थे। तो काष्ठास्म लकड़ी के उपकरणों के एविडेंस भी हमको दाऊजली हेडिंग से प्राप्त हुए, याद रखना भी है। ठीक है, अच्छी बात है। 9 हो गए, अगले चलते हैं, 10वें पर चलेंगे। 10वां आ जाइए, लिंगसूर। लिंगसूर हमने आपको बताया था, लिंगसुगर जो है, ध्यान रखना, कहां पे, कर्नाटक में। लिंगसुगर बोलते हैं, कुछ अलग कहते हैं, लिंगसुगर बोलते हैं, लिंगसुगर। तो लिंगसुगर कहां पर भी है, कर्नाटक में, कर्नाटक में लिंगसुगर कर्नाटक में हो जाएगी, ध्यान रखना भैया। एक और ध्यान रखना जिसको हम कहते हैं संगन कल्लू, संगन कल्लू भी कहां पर है, कर्नाटक में, संगन कल्लू, संगन कल्लू। तो संगन कल्लू भी कहां पर है, ये भी कहां हो जाएगा, कर्नाटक में। संगन कल्लू कहां हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। तो लिंगसुगर जो ध्यान रखना, वहां से नवपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए, नवपाषाणिक हथियार, नोट कर लीजिएगा। यहां से लिंगसुगर से क्या प्राप्त हुआ है, नवपाषाण कालीन हथियार प्राप्त हुए, न्यूलिथिक टाइम पीरियड के यहां से प्राप्त हुए, ध्यान रखना। संगन कल्लू से क्या प्राप्त हुए, यहां से एस माउंड प्राप्त हुए, एस माउंड जानते हो ना,
एस माउंट यानी राख के बड़े बड़े टीले संगन कल्लू से प्राप्त हुए। ये सवाल कई बार पेपर में पूछा भी गया कि राख के बड़े बड़े टीले कहां से प्राप्त हुए? संगन कल्लू से प्राप्त हुए, ध्यान रखना भैया। उसके बाद 12वें नंबर पे एक और साइड है जिसको हल्लूर कहते हैं। क्या? हल्लूर कहते हैं, ध्यान रखना भैया। एक और 13वें साइड पे लिख लो जिसको हम कहते हैं पय्यमपल्ली। पय्यम कैसे लिखेंगे भाई? पय्यमपल्ली, हाँ पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली। तो हल्लूर और पय्यमपल्ली ये दोनों कहां पर हो जाएंगे? ये दोनों आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे, हल्लूर और पय्यमपल्ली हो जाएंगे। यहां से ज्वार और बाजरा की खेती के एविडेंस प्राप्त होते हैं, यानी एविडेंस ऑफ सोरगम एंड मिलेट्स। ज्वार और बाजरा की खेती के एविडेंस यहां से प्राप्त हुए हैं। ज्वार और बाजरा की खेती के, ज्वार और बाजरा, सोरगम और मिलेट्स, ज्वार और बाजरा की खेती के एविडेंस हमको यहां से प्राप्त हुए, याद रखना भैया। अच्छा, एक नोट करके यहां पे लिख लीजिएगा कि जब हम दक्षिण भारत में आई गए, ध्यान रखना, तो जहां उत्तर भारत में जो सबसे पहले फसल उगाई गई थी वो जौ थी, ध्यान रखना। तो यह दक्षिण भारत में बात करेंगे, दक्षिण भारत में उगाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है? तो नोट कर लीजिएगा कि दक्षिण भारत में उगाई गई सबसे पहली फसल। तो दक्षिण भारत में उगाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? रागी थी, ध्यान रखना भैया। कौन सी थी भैया? रागी थी। इसको मिलेट भी बोलते हैं अंग्रेजी में, मिलेट, रागी, मिलेट। तो दक्षिण भारत में उगाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो दक्षिण भारत में उगाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? मिलेट थी। इस बात को याद रखना भैया, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? अच्छी बात। ये हमने आपको पूरी चीजें हमने आपको पढ़ा दी, हमने आपको पूरा नवपाषाण काल पढ़ा दिया बहुत बढ़िया तरीके से। आज राइटिंग वाइटिंग बढ़िया मैंने नहीं लिखा है तो उसको माइंड नहीं करना है, बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। इससे पहले मैं आपको मध्यपाषाण काल पढ़ा चुका हूं, इससे पहले मैं आपको प्रापाषाण काल पढ़ा चुका हूं, यानी पूरा प्रापाषाण काल खत्म हुआ। अब हम नवपाषाण काल के बाद प्रयोग करेंगे कि अब मनुष्य पत्थर से हट करके तांबे का उपयोग करेगा। किसका उपयोग करेगा? तांबा, है ना, तांबे का इस्तेमाल करेगा, तांबे का उपयोग करेगा। और जब तांबे का उपयोग करेगा तो हमारे पाषाणकालीन संस्कृति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति हो जाएगी, राइट। लेकिन ध्यान रखना एक बड़ा महत्वपूर्ण अब चीज आपको समझिए, बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूं। पूरा पाषाण काल आपने पढ़ लिया, ध्यान रखना। अब जितना भी ये पाषाण काल हुआ, उस पाषाण काल के दौरान मानव और उसके पूर्वजों के विकास को समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझना। पाषाण काल के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं। पाषाण काल के दौरान मानव और उसके पूर्वजों, पाषाण काल के दौरान मानव और उसके पूर्वजों के विकास को समझने के लिए, पूर्वजों के विकास को समझने के लिए पत्थर के औजारों का जो निर्माण हुआ, ध्यान रखना भैया, उनकी तकनीक को 3 अलग अलग संस्कृतियों में बांटा गया है। पाषाण काल के दौरान मानव और उसके पूर्वजों के विकास को समझने के लिए पत्थर बनाने की तकनीक को 3 मुख्य संस्कृतियों में बांटा गया है। 3 मुख्य संस्कृतियों में बांटा गया है, यानी पूरे पाषाण काल में आपने देखा जगह जगह छोटी छोटी संस्कृतियों के नाम आपने देखे, हमने आपको पढ़ाए भी। लेकिन ओवरऑल पाषाण काल को हम बात करेंगे तो ओवरऑल पाषाण काल को ध्यान रखना 3 मुख्य संस्कृतियों में बांटा गया, 3 मुख्य संस्कृतियों में बांटा गया है। अब कौन कौन सी वो 3 मुख्य संस्कृतियां? क्यों हमने इस बात को कह रहे हैं ध्यान रखना? क्योंकि भाई मानव और उसके पूर्वजों के विकास को समझना है तो उसके लिए पत्थर बनाने की तकनीक को तो समझना ही पड़ेगा ना, क्योंकि पाषाण काल के बारे में हमको सोर्स क्या है, हमारे जानकारी का हमारे पास स्रोत क्या है? पत्थर के उपकरण ही तो हैं। तो पूरे ओवरऑल है ना, वर्ल्ड लेवल के लेकर के पाषाण काल को लेकर, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति तो अफ्रीका में हुई थी, वहीं से तो चला था मनुष्य। तो ओवरऑल इसको 3 संस्कृतियों में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 संस्कृतियां, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली संस्कृति होती है, इसको बोलते हैं ओल्डोवोन परंपरा या संस्कृति। ओल्डोवोन परंपरा, इसी को हम कहते हैं ओल्डोवोन कल्चर्स भी बोल देते हैं, रखना इंग्लिश में बोलेंगे ओल्डोवोन कल्चर।
ओल्डोवन पर कल्चर, ठीक है, ओल्डोवन परंपरा। दूसरी जो परंपरा हो जाएगी, ध्यान रखना भी है, इसको मैंने आपको थोड़ा पढ़ाया भी था कि भारत में इसके एविडेंस जो है भीमबेटका वगैरह के आसपास प्राप्त हुए। एस्लुएन संस्कृति, हैंडेक्स, हस्तकुठार जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो इसी संस्कृति का है। तो अचुलियन परंपरा, अचुलियन परंपरा, अचुलियन परंपरा, इसी को इंग्लिश में एस्लुएन लिखते हैं, यूलियन, यूलियन कल्चर, और कल्चर कहते हैं। तो इसी के आधार पे इसको हिंदी में इसको एस्युलियन भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? एस्युली, एस्युलियन ऐसे भी लिख देते हैं। तो एस्युलियन परंपरा भी इसको लिख देते हैं। दो तो ये हो गए। तीसरे के बारे में बात करेंगे। तीसरी जो परंपरा हो जाएगी वो हो जाएगी मोस्टेरियन परंपरा, मोस्टेरियन परंपरा, मोस्टेरियन परंपरा, मोस्टेरियन परंपरा। और ये जो मोस्टेरियन परंपरा है इसको इंग्लिश में मोस्टेरियन बोलेंगे, मोस्टेरियन परंपरा, MOUS, मोस्टेरियन कल्चर। तो हमने पूरे वर्ल्ड लेवल पर पाषाण काल को, मनुष्य को, ओवरऑल मनुष्यों का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओवरऑल पूर्वजों का कैसे हुआ, कैसे अफ्रीका से मनुष्य चला, क्या क्या थी, उन सब के आधार पे इन तीन व्यवस्था में बांटा गया, ओल्डोवन परंपरा, अचुलियन परंपरा और मोस्टेरियन परंपरा। तो कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि ओल्डोवन, अचुलियन और मोस्टेरियन ये क्या है, तो ये तीन स्तर हैं, तीन कल्चर हैं, पाषाण के, पत्थर के तीन कल्चर हैं। डेवलपमेंट के आधार पे इनको हमने डिवाइड किया, किसके आधार पे? मनुष्य के उपकरणों को समझने के लिए। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ताकि पेपर में कभी सवाल बने तो आप इसको उड़ा दें, ठीक है। जैसे ओल्डोवन परंपरा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मानव इतिहास की सबसे प्राचीन पाषाण परंपरा है, याद रखना भैया। तो मानव इतिहास की सबसे प्राचीन परंपरा, और ये टीजीटी में सवाल पूछा गया यहां से, मानव इतिहास की सबसे प्राचीन, मानव इतिहास की सबसे प्राचीन पाषाण परंपरा, पाषाण परंपरा है। पाषाण परंपरा मतलब पाषाण बनाने की सबसे प्राचीन परंपरा है। समय ओल्डोवन परंपरा का 26 लाख से लेकर 17 लाख साल पहले से, 26 लाख से 17 लाख वर्ष पूर्व, 17 लाख वर्ष पूर्व। तो आप समझ गए होंगे, ध्यान रखना भी है, बहुत पुराना समय चला गया, पुरा पाषाण काल का भी समय चला गया, पुरा पाषाण काल का भी सबसे नीचे का समय चला गया, निम्न पुरा पाषाण काल। तो ओल्डोवन परंपरा का जो समय वो किसका भैया? वो निम्न पुरा पाषाण काल का है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल का है ये ओल्डोवन परंपरा, ध्यान रखना भैया। इस समय अपने कहा, ध्यान रखना भैया, इसका नाम जो हमने ओल्डोवन परंपरा रखा है वो तंजानिया के ओल्डुवाई गॉर्ज घाटी के नाम पे, ध्यान रखना। नामकरण जो इसका हुआ है, वो नामकरण जो हुआ है वो नामकरण हुआ है तंजानिया। आपने सुना होगा तंजानिया कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो तंजानिया के ओल्डुवाई गॉर्ज, ओल्डुवाई गॉर्ज घाटी के नाम पर, ओल्डुवाई गॉर्ज घाटी के नाम पर, जहां से इसके प्रथम साक्ष्य प्राप्त हो, जहां से इसके प्रथम साक्ष्य प्राप्त हो, जहां से इसके प्रथम साक्ष्य हमको प्राप्त हुए ओल्डुवाई गॉर्ज घाटी के नाम पर, ध्यान रखना भी, ठीक है, याद रखना, अच्छी बात है, ठीक है। इसको यहां पे इन ओल्डोवन परंपरा के जो पत्थर थे, इनका निर्माता कौन था? इनका निर्माता कौन था? तो इनका जो निर्माता था, याद रखना, उसको हम कहते हैं होमो हेबिलस, होमो हेबिलस मानव, होमो हेबिलस मानव। कल की क्लास में मैं आपको मनुष्य का क्रम भी पढ़ा दूंगा, मनुष्य का जो विकास हुआ वो क्रम भी पढ़ा दूंगा। तो होमो हेबिलस है। और याद रखना, पत्थर के औजार बनाने वाला पहला मानव अगर कोई था तो यही था, होमो हेबिलस ही था, ध्यान रखना भैया। तो होमो हेबिलस कौन था? ध्यान रखना, ये होमो हेबिलस जो है, ध्यान रखना, पत्थर के उपकरण बनाने वाला, पत्थर के उपकरण बनाने वाला पहला मानव, पत्थर के उपकरण बनाने वाला पहला मानव जो था, ध्यान रखना, तो वो होमो हेबिलस मानव ही था, होमो हेबिलस मानव ही था जिसने पत्थर के पहले उपकरण बनाए थे, ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरा पॉइंट आप यहां पे लिखिएगा, दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखिएगा, अचुलियन परंपरा में, एस्युलियन परंपरा में, आप इसमें पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, जगह कमी मेरे पास में। ओल्डोवन परंपरा का विकसित रूप ही क्या भैया? अचुलियन परंपरा है, पॉइंट लिखिएगा जरूर, ओल्डोवन परंपरा का विकसित रूप है। 17 लाख साल से लेकर 3 लाख पूर्व का समय, ध्यान रखना भैया। तो 17 लाख साल से 17 लाख से
3 लाख वर्ष पूर्व, तो 3 लाख वर्ष पूर्व, तो 17 लाख से लेकर के 3 लाख वर्ष पूर्व का समय अचूलियन परंपरा का ध्यान रखना भैया। इसका जो नामकरण हुआ वो फ्रांस के एस्यूल नामक स्थान पर हुआ है। इसका जो नामकरण हुआ है, इसका जो नामकरण हुआ ध्यान रखना, वो कहां पर हुआ है? फ्रांस के एस्यूल नामक स्थान पर। सबसे पहले उपकरण खोजेंगे फ्रांस के एस्यूल, फ्रांस के एस्यूल नामक स्थान पर। तो फ्रांस के एस्यूल नामक स्थान से इसका नामकरण हुआ है, जहां पर अचूलियन परंपरा के सबसे पहले उपकरण हमको प्राप्त हुए थे। भारत में इसका जो स्थान हमको प्राप्त हुआ है भीमबेटका और अतिरंपक्कम में। भीमबेटका से जो पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, और अतिरंपक्कम तमिलनाडु, अतिरंपक्कम तमिलनाडु में जगह, यहां से जो पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए वो अचूलियन सभ्यता के, अचूलियन परंपरा के, एस्यूलियन परंपरा के। भीमबेटका के उपकरण जो हैंड एक्स, हस्त कोठार, कुल्हाड़ी जो खोजी गई थी वो इसी परंपरा के बने हुए उपकरण थे, याद रखना भी है, ठीक है। अच्छा, हस्तकुठार जो थी, ठीक है। अच्छा, कमेंट करके तो हस्तकुठार की खोज किसके द्वारा की गई थी। अच्छा, इसका जो निर्माता कौन था, ध्यान रखना। इसका जो निर्माता के तौर पे अगर बात करेंगे भाई इस समय का, इसका जो निर्माता मानव कौन सा था? यहां पर तो होमो हेबिलिस था, तो इसका जो निर्माता वो था जो सीधा खड़ा होकर के चलने वाला मानव था, होमो इरेक्टस या होमो हीडलबर्गेंसिस। होमो इरेक्टस आप लिखिएगा, होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस मानव जो है, होमो इरेक्टस मानव ने इसको बनाया। और एक और दूसरा था होमो हीडलबर्गेंसिस, होमो हीडलबर्गेंसिस, होमो हीडलबर्गेंसिस। तो होमो हीडलबर्गेंसिस जो है निर्माता था, याद रखना भैया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना, मोस्टेरियन परंपरा तो आपको पता है इसका भी अपडेट वर्जन है, अभी तक का है ना, 40,000 साल तक का, 3 लाख से लेके, लिख लीजिएगा 3 लाख से लेके 40,000 साल तक का जो पूर्व तक का जो समय, वो मोस्टेरियन परंपरा का ध्यान रखना। फ्रांस के डेडोन क्षेत्र में स्थित, फ्रांस नामकरण हुआ है इसका, नामकरण कहां से हो गया? तो फ्रांस के डेडोन क्षेत्र, तो फ्रांस के डेडोन क्षेत्र में, फ्रांस का एक क्षेत्र है डेडोन क्षेत्र, तो फ्रांस के डेडोन क्षेत्र में स्थित ले मॉस्टियर नामक रॉक शेल्टर, फ्रांस के डेडोन क्षेत्र में स्थित, फ्रांस के डेडोन क्षेत्र में ले मॉस्टेरियर नामक रॉक शेल्टर था, है ना, आश्रय था। वहां से मोस्टेरियन परंपरा के सबसे पहले पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए थे, जो भारत में कई जगह से प्राप्त हुए, ध्यान रखना। इसका निर्माता कौन था? निएंडरथल मानव था। इसका निर्माता कौन था? तो अगर इसके निर्माता के बारे में पूछा जाएगा तो निएंडरथल मानव था, ठीक है भैया। टीजीटी लेवल के एग्जाम की तैयारी ऐसी नहीं होती है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के चीजें क्लियर होती हैं। ऐसा नहीं है कि बस चीजों में ऊपर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, याद रखना भैया। तो ये हमने आपको पाषाण उपकरण उन सब की चीजों के बारे में भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये हमने आपको चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, ध्यान रखना भी है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे बड़े लेवल पर बात की गई है, जैसे हमने आपको सारी साइट्स हमने आपको बता दी जो भारत में प्राप्त हुई हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि नवपाषाणिक स्थल की साइट्स जो है भारत से बाहर नहीं प्राप्त हुई हैं, जैसे एक चताल ह्यूक है, तुर्की में है, वहां से भी हमको नवपाषाणिक स्थल प्राग की साइट्स प्राप्त हुई है। तो मोस्टली मैंने आपको पढ़ा दिया, सारी बुक्स का निचोड़, सब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता चल रहा हूँ। बस आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, हाथ से लिख करके नोट्स बना लीजिए। कोई सा एग्जाम में बैठ जाना, मैं दावे के साथ कहता हूं, टीजीटी एग्जाम में बैठ जाना, बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में बैठ जाना, यूपी टीजीटी के एग्जाम बैठ जाना, बीईओ का एग्जाम आएगा उसमें बैठ जाना, आरओ के एग्जाम में बैठ जाना, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। यहां पे अगर आपका एलटी ग्रेड वाले एग्जाम में बैठ जाना, अगर सिंगल सवाल बाहर निकल जाए तब आप आके कहना कि अनुपम सर ये चीज है। पढ़ाई इतना डिटेल में दे रहे हैं कि कुछ बचेगा ही नहीं आपके लिए, और ज्यादा भी नहीं पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं, सब जरूरत वर्ग आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है भैया। चलिए, तो खूब भैया मस्त रहिए, खूब भैया पढ़िए भैया। और आप सभी लोग विद्यार्थी पेड कोर्स में इस क्लास को देख ही रहे हो, थोड़ा सा आप अपने विद्यार्थी यूट्यूब वाले विद्यार्थियों को बताइए कि टीजीटी के लिए कोर्स चल रहा है, टीजीटी सोशल स्टडीज एसएसटी के लिए यह कोर्स है, केवल 999 रुपए का हमारा ये कोर्स है। तो आप, हमारा ये मोबाइल नंबर है 87
55238500। इस नंबर पे क्या करें भैया, कॉल कर लें और हमारे कोर्सेज कौन से ज्वाइन करवाइए, उनको बोलिए भैया कोर्स को ज्वाइन कर लें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि कम से कम 5-6 महीने लगातार इसी तरीके से तैयारी चलेगी और अच्छे तरीके से तैयारी चलती रहेगी। तो भाई जो भी टीजीटी एसएसटी का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में वैकेंसीज आ रही हैं, तो वो इस कोर्सेज को ज्वाइन कर लें 8755238500 और प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर लें। ठीक है भैया, चलो नमस्ते नमस्कार, मुलाकात करेंगे फिर किसी दिन। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, हमारी तरफ से आपके लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और ज्योग्राफी आपको पढ़ी होंगे, जो पेड कोर्स वाले बच्चे हैं, ज्योग्राफी में थिंकर्स वाला टॉपिक चल रहा है, भौगोलिक विचारक वाला टॉपिक चल रहा है थिंकर्स में, उनको आप पढ़ लीजिएगा। थेल्स हमने पढ़ा दिया था, एनेक्सिमेंडर हमने पढ़ा दिया था, और सबसे पहले होमर को हमने पढ़ा दिया था। यूनानी विचारक हैं, तो अभी इससे आगे हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, मस्त रहिए साहब।